वेरी गुड आफ्टरनून। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर और, कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे कर ले, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़ना शुरू करें बच्चों? ठीक है। हमने आई थिंक 3 स्टैंजाज़ 3 पैसेजेज़ किए थे। ए 124 पृष्ठ पर, मतलब जो 7 या 6 पेज जो भी मैंने आपको भेजे होंगे, उनमें से ये दूसरे पृष्ठ पर आता है। हमने तीसरा पैसेज किया था, ओ माय एंटोनियो हैड आई बट द मीन्स, ये वाला। पता है ना आप सबको? जिन बच्चों को नहीं पता है, उनके लिए मैं बता दूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कुछ फ़ोटो खींच के छोड़ रखे हैं। जिनके पास दीपक की बुक है, वो बुक से पढ़ लें। ए 124 पृष्ठ पर हमने पढ़ना है। ए 124 पृष्ठ पर ऊपर तीसरा, सबसे ऊपर तीसरा पैसेज है, वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद चौथा पैसेज है, और आपके ग्रुप में जो फ़ोटो डाले गए हैं, उनमें दूसरा पेज शायद मिलेगा आपको। दूसरे पृष्ठ पर है ये, ऊपर उस पर भी यही लिखा हुआ है, ए 124 पैसेज नंबर 4, ऊपर से दूसरा दूसरा पैसेज ये बनता है। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, अगर किसी को नहीं मिला है तो मेरे को बता दे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। पैसेज नंबर 4, Thou knowest that all my fortunes are at sea। देखिए, अभी तक क्या हुआ है, हमने देखा था एंटोनियो हमारे हीरो हमारे सम्मुख आते हैं, उनके 2 मित्र हैं, वो भी पास में है। फिर बसानियो से हम मिलते हैं, बसानियो उनके पास पैसे माँगने के लिए आया हुआ होता है, ताकि वह बेलमोंट में जाकर पोर्शिया के स्वयंवर में भाग ले सके, और जितना भी उसके सर पर उसका पुराना कर्ज़ है, मतलब एंटोनियो का जितना भी पुराना कर्ज़ बसानियो के सर पर है, उसको वह वापिस लौटा सके। इसलिए बस। हाँ जी। हाँ, तो दीपक गाइड से ही पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं, यही सोच कर कि सब बच्चों के पास होगा। पृष्ठ संख्या ए 124 है, खोलो। यही पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं। चौथा स्टैंजा देखो। लेसन कौन सा स्टार्ट हो गया बेटा? देखो मेरे पास नई बुक है बिल्कुल, हो सकता है पहली बुक में कोई पेज नंबर इधर-उधर हो। आप चौथे स्टैंजा पे आओ, क्या लिखा हुआ है? 120 पे है या 124 पे है देखो। मिला आपको चौथा स्टैंजा? चौथा स्टैंजा क्या लिखा हुआ है? फोर्थ। देखो,
ये तो पहला ही हो गया बिल्कुल। टू यू एंटोनियो आई ओ द मोस्ट, ये पढ़ रहे हो क्या? इसके बाद दूसरा पढ़ लिया हमने, इन बेलमोंट। इसके बाद तीसरा पढ़ लिया, ओ माई एंटोनियो। इसके बाद वाला पढ़ना है, दाउ नो वेस्ट दैट। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है। देखिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जो फोटो डाल रखे हैं ना, उसमें दूसरे पृष्ठ पर, यानी कि दूसरे फोटो में पृष्ठ संख्या ऊपर, उस पर भी ये A124 लिखी हुई मिलेगी आपको, और पैसेज नंबर 4 लिखा हुआ मिलेगा। यही हमने पढ़ना है। पढ़ना शुरू करें? ओके। दाउ नो वेस्ट दैट ऑल माई फॉर्चून्स आर एट सी। आप जानते हो कि मेरा सारा धन सागर में लगा हुआ है, सागर पर गया हुआ है। पैसेज पढ़कर ही आपको अनुमान हो गया होगा कि एंटोनियो बोल रहे हैं बसानियो को। एंटोनियो के पास बसानियो पैसे मांगने के लिए आए हुए हैं। अब एंटोनियो अपने मित्र बसानियो को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जो भी मेरे पास धन था, उसका माल खरीद कर मैंने विदेशों में भेजा हुआ है सागर के जहाजों के द्वारा। तो मेरा सारा पैसा तो समुद्र पर तैर रहा है, राइट? नाइदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी। ना तो मेरे पास अब धन है, ना ही कोई ऐसी वस्तु है। कमोडिटी वस्तु को कहते हैं टू रेज ए प्रेजेंट सम, कि जिससे तुम्हारी वर्तमान आवश्यकता के हिसाब से पैसा उगा सकें। मतलब वो वस्तु किसी के पास गिरवी रखकर या बेचकर उससे मिले पैसे मैं तुम्हें दे दूं, ऐसा भी कुछ मेरे पास नहीं है। मतलब जितनी भी मेरी सामर्थ्य थी, वो सारी सामर्थ्य मैंने व्यापार में झोंक रखी है इस समय। रेज मैंने उगाना होता है, जमा करना होता है, कोई धनराशि जमा करना। सम मैंने धनराशि होता है। प्रेजेंट मैंने वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप। पुनः सुनिए, नाइदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी। ना तो इस समय मेरे पास धन है, ना ही कोई ऐसी वस्तु है। कमोडिटी वस्तु को कहते हैं टू रेज ए प्रेजेंट सम, जिससे वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने वाली धनराशि जुटाई जा सके। देयरफॉर, इसलिए, गो फोर्थ, आगे बढ़ो। ट्राई व्हाट माय क्रेडिट कैन इन वैनिश डू। और ये जांच करो, ट्राई मीन्स जांच करना, प्रयास करना। और ये जानने का प्रयास करो, व्हाट माय क्रेडिट, कि मेरी प्रतिष्ठा इन वेनिस, वेनिस में कैन डू, क्या कर सकती है। इसका मतलब समझिए, इससे पहले वाले पैसेज में, ठीक है, ठीक पहले वाले में नहीं, उससे पहले वाले में शायद एंटोनियो ने बसानियो को ये कहा है कि भाई मेरा नाम लेकर वेनिस के बाजार से जितना पैसा चाहो उतना किसी से उधार ले लो। अब क्रेडिट मैंने वैसे उधार होता है, पर यहाँ पर उधार और प्रतिष्ठा दोनों के लिए इसका प्रयोग हुआ है। अब एंटोनियो दोबारा उसी बात को कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम लेकर जिस किसी से पैसे मांगोगे वो तुम्हें दे देगा, जितने पैसे चाहिए, जिससे चाहिए जाकर उठा लो, राइट? ये कह देना कि भाई एंटोनियो को जरूरत है, ये कर्ज एंटोनियो के लिए मैं ले रहा हूँ, मैं अपने आप लौटा दूंगा, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। अब देखिए, कुछ पूछना चाहते हैं इस पैसेज से, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेनेशन भी पढ़ूं साथ में? मेरे को बता दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। या फिर अगला पैसेज पढ़ूं मैं? मेरे को ये स्पष्ट करो आप। ठीक है बेटा, मैं पढ़ देता हूँ जो कि तू। और साथ ही साथ ना आप पूछते रहो, क्योंकि बाद में तो आप पूछते नहीं हो। साथ ही साथ पूछते रहो, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आई, तो साथ ही साथ बेटा पूछते रहो आप। मैं पढ़ रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, एंटोनियो टेल्स बसानियो दैट, एंटोनियो बसानियो को कहते हैं कि ही वांट्स टू हेल्प हिम विद मनी, वे धन से उसकी सहायता करना चाहते हैं, मतलब धन देकर उसकी सहायता करना चाहते हैं। बट हिज मनी इज टाइड अप इन द कार्गो, परंतु उसका जो धन है वह इस समय माल के रूप में कैद है। मतलब कार्गो होता है सागर के जहाजों पर लदा हुआ माल, उसका जो पैसा है वह उस माल से बंधा हुआ है, मतलब उस माल में निवेश किया हुआ है। ऑल हिज शिप्स आर स्टिल एट सी,
उसके सभी सागरीय जहाज सागर पर ही तैर रहे हैं, मतलब घर नहीं लौटे हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही कैनॉट गिव हिम द कैश, वह उनको नगद राशि नहीं दे सकते, बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट हैव इट, उनके पास ये नहीं है। बट ही टेल्स बसानियो दैट, किंतु वे बसानियों को कहते हैं कि ही कैन गो एंड टेक मनी फ्रॉम द मार्केट, वह जा सकता है और बाजार से पैसा ले सकता है ऑन हिज, यानी कि एंटोनियोस क्रेडिट, एंटोनियो के नाम पर। ही कैन बोरो एज मच मनी एज हिज क्रेडिट इज वर्थ इन वेनिस, उसका नाम लेकर जितना धन उसको मिलता है, वह उतना धन बाज़ार से उठा सकता है। समझ में आया बच्चों? अगला पैसेज पढ़ते हैं। बट दिस रीज़निंग इज़ नॉट इन द फैशन टू चूज़ मी ए हस्बैंड। ये लाइनें एक्चुअली पोर्शिया ने बोली हैं, क्योंकि इस नाटक में पति के जो चुनाव का जो ज़िक्र आता है, वह पोर्शिया के संदर्भ में ही आता है। तो चूज़ मी ए हस्बैंड से ही पता लग जाता है कि ये लाइनें पोर्शिया ने कही हैं। ओ मी, द वर्ड चूज़, आई may neither choose whom I would nor refuse whom I dislike, so is the will of a living daughter cur- curbed by the will of a dead father. It is not hard, Narissa, that I cannot choose nor refuse none. अब देखिए, पहले पोर्शिया की स्थिति समझिए। पोर्शिया एक ऐसी धनी लड़की है, जिसके पिताजी स्वर्गवास प्राप्त कर गए हैं। वे पोर्शिया के लिए बहुत सारा धन छोड़ गए हैं और अपनी अंतिम इच्छा में उसके स्वयंवर का, यानी कि पोर्शिया के स्वयंवर की एक प्रक्रिया लिखकर रख गए हैं। उस प्रक्रिया के हिसाब से 3 घड़े हैं, 3 कलश हैं, उनमें से एक में जिसका हमें पता है, राइट? वो है लेड कास्केट, यानी कि शीशे का बना हुआ घड़ा, उसमें पोर्शिया की तस्वीर रखी है। अब शर्त ये है, जो भी विवाह का इच्छुक व्यक्ति आता है, एक सोने का घड़ा है, एक चांदी का घड़ा है, एक शीशे का घड़ा है। शीशा एक निम्न प्रकार की लोहे जैसी धातु होती है, ठीक है? एक शीशे का घड़ा है। तो कोई भी विवाह का इच्छुक व्यक्ति यदि स्वयंवर में भाग लेने आता है, तो उसे उस घड़े का चुनाव करना है, जिस घड़े में पोर्शिया की तस्वीर रखी है। ये इच्छा है उनके स्वर्गवासी पिता की। पोर्शिया इस इच्छा का सम्मान करती है और वह चाहती है कि उनकी शादी उसी व्यक्ति से हो जो सही घड़े का चुनाव करता है, जैसा कि उनके पिता ने अपनी अंतिम इच्छा में लिखा है। हालाँकि वह जब बसानियों शूटर के रूप में आता है, तो क्योंकि वह बसानियों को देखते ही पसंद करती है, तो उसकी इच्छा होती है कि वह बसानियों को एक इशारा कर दे, एक हिंट दे दे कि किस कलश में उसकी अपनी तस्वीर रखी हुई है, परंतु वह अपने पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी इच्छा को दबा लेती है। इनफैक्ट उसी दुविधा की यहाँ पर चर्चा की गई है। पोर्शिया बता रही है, नेरिसा उसकी एक दासी है, मेड है। उसको बता रही है कि देखिए, मेरे पिता की इच्छा ये थी और मेरे पिता की इच्छा मेरे जीवन को संचालित कर रही है। मेरे पास अपनी कोई इच्छा होकर भी नहीं है। अब हम ये पैसेज पढ़ते हैं। बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज़ मी ए हस्बैंड। देखिए, इससे पता लगता है कि नेरिसा और पोर्शिया में पहले से ही कुछ बातें हो रही हैं और पोर्शिया ने अपनी तरफ से कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। ठीक है? कि कैसा पति उसको चाहिए, कैसा उसको नहीं चाहिए, इस प्रकार की कुछ बातें हुई हैं। अब पोर्शिया उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि बट दिस रीज़निंग, परंतु जो भी तर्क मैंने दिए हैं, रीज़निंग का अभिप्राय यहाँ तर्क से है, इज़ नॉट इन द फैशन टू चूज़ मी ए हस्बैंड। वे इसलिए नहीं दिए हैं कि मैं अपने लिए पति का स्वयं चुनाव करूँ। ओह मी, द वर्ड चूज़, हे भगवान! ये कैसा शब्द मैंने प्रयोग किया, चुनना, चुनाव। आई may neither choose whom I would, मैं चुन भी नहीं सकती उस व्यक्ति को जिसको चुनने की मेरी इच्छा होती है।
आई वुड का मतलब जिसको मैं चाहूँ। नॉर ए रिफ्यूज़ ना ही मैं इनकार कर सकती हूँ। व्हॉम आई डिसलाइक जिससे जिससे मुझे घृणा हो, जो मुझे पसंद नहीं आए। रिफ्यूज़ मैंने इनकार करना होता है। सो इज़ द विल ऑफ ए लिविंग डॉटर कर्व्ड बाय द विल ऑफ ए डेड फादर। इस प्रकार से एक जीवित पुत्री की इच्छा को कुचल दिया जा रहा है, कुचला जा रहा है, कुचल दिया गया है उस इच्छा के द्वारा जो कि एक मृत पिता की इच्छा है। यानी कि एक मरे हुए पिता की इच्छा ने एक जीवित बेटी की इच्छा को कुचल डाला है। कहने का भाव ये है जो उनके पिता की इच्छा है, उसे उसका सम्मान करना है, न कि अपनी इच्छा का पालन करना है। इट इज़ सॉरी इज़ इट नॉट हार्ड? क्या ये एक मुश्किल भरी घड़ी नहीं है? ये परेशानी वाली बात नहीं है नेरिसा नेरिसा दैट आई कैनॉट चूज़ वन नॉर रिफ्यूज़ वन नन कि मैं ना तो अपनी पसंद से किसी का चुनाव कर सकती हूँ, ना ही अपनी पसंद से किसी को मना कर सकती हूँ। अब देखिए कुछ पूछना चाहते हो, तो पूछ सकते हो। एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊँ इसका? चलो पढ़ा देता हूँ। इन दीज लाइन्स इन पंक्तियों में पोर्शिया सेज दैट पोर्शिया कहती है कि शी इज नॉट फ्री टू चूज हर हस्बैंड। वह अपने पति का चुनाव करने में उन्मुक्त नहीं है, आजाद नहीं है। शी इज बाउंड टू द कंडीशन लेट डाउन बाय हर लेट फादर। वह उस शर्त से बंधी हुई है जिस शर्त को उसके स्वर्गवासी पिता ने बनाया था, निर्धारित किया था। बाउंड बंधे हुए होना, कंडीशन शर्त को कहते हैं, लेट डाउन निर्धारित करना, निश्चित करना। लेट का अभिप्राय यहाँ स्वर्गवासी से है बच्चों। शी सेज दैट वह कहती है कि द वर्ड चूज इज स्ट्रेंज। ये शब्द चूज चुनाव करना यह विचित्र है। शी कैनॉट चूज whom शी लाइक्स। वह उसका चुनाव नहीं कर सकती जिसको वह पसंद करती है। शी कैनॉट रिफ्यूज whom शी डिसलाइक्स। वह उसको मना नहीं कर सकती जिससे वह घृणा करती है। शी इज ए लिविंग डॉटर स्टिल कंट्रोल्ड बाय द विशेज ऑफ अ डेड फादर। वह एक ऐसी जीवित पुत्री है जो कि संचालित होती है या नियंत्रित होती है अपने मृत पिता की इच्छा के अनुरूप। शी सेज दैट वह कहती है कि शी लिमिटेड बाय द विल ऑफ हर फादर। आप इसको शी इज लिमिटेड कर लीजिए बच्चों। शी सेज दैट वह कहती है कि शी इज लिमिटेड बाय द विल ऑफ हर फादर कि वह अपने पिता की इच्छा के द्वारा सीमित कर दी गई है, सीमित कर दी गई है। देखिए कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ें। पैसेज नंबर 6 बच्चों। इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला। मार्क कर लो बेटा, ये दोनों पैसेज जो पीछे वाला था और ये पांचवा और छठा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पोर्शिया से रिलेटेड किसी भी चीज को हल्के में मत लेना बच्चों। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम भी आप लोगों को बताया था कि इस प्ले की वास्तविक नायक पोर्शिया है। शेक्सपियर के जितने भी कॉमिक प्लेज होते हैं, ट्रेजी कॉमेडी है, जितने भी कॉमिक प्लेज होते हैं, सबकी जो हीरोइन होती है वह हीरो से भी अधिक चमकदार ब्राइट होती है, ज़्यादा हीरोइक होती है। तो इसलिए उनका चरित्र और उनसे संबंधित जितनी भी बातें हैं हमने कुछ अतिरिक्त ध्यान के साथ देखनी है। अब आते हैं बच्चों पैसेज नंबर 6 पर। इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला। यदि मैं इतनी बूढ़ी होकर भी जिंदा रहूं जितनी बूढ़ी सिबिला हो गई थी। आपको सिबिला का नहीं पता है, मैं थोड़ा सा आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ।
सिबिला मतलब एक हिस्टोरिकल, एक माइथोलॉजिकल पौराणिक पात्र है क्रिश्चियन स्टोरीज में बच्चों। क्रिश्चियन लोगों के जो पुराण हैं, जो जो पुरानी कथाएँ हैं, पुराणों में बच्चों देवी-देवताओं की, साधु-संतों की, शक्ति, महाशक्तियों की, इनकी चर्चाएँ, इनकी कहानियाँ होती हैं। उन कहानियों में से एक कहानी आती है सिबिला की बच्चों, ध्यान से सुनना। सिबिला ने किसी देवता की तपस्या की और उनसे वरदान माँग लिया कि मैं कभी ना मरूँ। सिबिला को देवता ने वरदान दे दिया, तथास्तु, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। अब सिबिला से एक चूक हो गई थी। चूक क्या? क्योंकि सिबिला अपने युवावस्था में बहुत अधिक सुंदर और बहुत अधिक ऐसी ऐसी एक स्त्री के रूप में थी, जो अति सुंदर की श्रेणी में आती हो, राइट? तो उस उसको एक्चुअली उसकी इच्छा थी कि मेरा ये यौवन बना रहे, मेरी सुंदरता कभी कम ना हो। उसने माँगा क्या? मेरी कभी मृत्यु ना हो। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, सिबिला का जो सौंदर्य है, उनकी जो चमक है, वो तो कमज़ोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है। लेकिन उनकी जो आयु है, वो बढ़ती जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होती हैं और अंततः एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाती हैं कि जहाँ उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण हो जाता है। अत्यधिक भद्दा उनका जो रूप था वो हो जाता है और उनको स्वयं से ही घृणा हो जाती है। वो कुछ करने में भी शरीर क्योंकि बहुत क्षीण दुर्बल स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो वो स्वयं को भी ठीक रखने में, स्वयं को मेंटेन रखने में या पालन स्वयं की पालना करने में, उसका पालन-पोषण करने में भी असमर्थ हो जाती हैं। उनसे हिला-डुला भी नहीं जाता है, परंतु मौत है, ये आती नहीं है। ऐसी दशा में सिबिला देवी-देवताओं से प्रार्थना करती है कि मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करके मुझे मृत्यु दे दो, मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना है। वो सिबिला थी। ये रेफ़रेंस उसी सिबिला की तरफ है। पोर्शिया कहती है, चाहे मेरी उम्र इतनी क्यों ना हो जाए, जितनी सिबिला की थी, चाहे मैं अत्यंत वृद्धा ही क्यों ना हो जाऊँ, आई विल डाई एज़ चेस्ट एज़ डायना। अब डायना एक और पौराणिक पात्रा है। ये भी स्वर्ग की ऐसा कह लो जैसी हमारी स्वर्ग की अप्सराएँ होती हैं, राइट? तो जो क्रिश्चियन लोगों की अप्सराएँ हैं, उनमें से एक डायना थी। डायना ने क्या किया? डायना एक ब्रह्मचारिणी स्त्री थी बच्चों। उसने कभी विवाह किया नहीं था। तो ये पोर्शिया क्या कहती हैं कि चाहे मेरी आयु इतनी क्यों ना हो जाए जितनी सिबिला की आयु थी, परंतु फिर भी मैं उतनी ही पवित्रता का आचरण रखूँगी जितनी पवित्रता का आचरण डायना ने किया था, राइट? मतलब मैं विवाह करूँगी ही नहीं, मैं ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में अपना जीवन व्यतीत करूँगी अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माय फादर्स विल। अगर मेरा विवाह, मेरा परिणय मेरे पिता की इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तो, अनलेस मैंने नहीं होता है तो, विल मैंने इच्छा होता है, मतलब ये कह रही हैं, अगर मेरे पिता के इच्छा के अनुरूप मेरी शादी हो जाती है तो ठीक है। नहीं तो मैं मान लीजिए कोई भी विवाह का इच्छुक व्यक्ति, उनके स्वयंवर की शर्त को क्रैक नहीं कर पाया। तो नैरिसा उनको कहती है, "तो क्या तुम आखिर में किसी से ऐसे ही शादी कर लोगे बिना स्वयंवर के?" तो वो कहती हैं, "चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अगर शादी करनी है तो अपने पिता की इच्छा के हिसाब से करनी है, यानी कि स्वयंवर के माध्यम से ही करनी है, अन्यथा मैं शादी नहीं करूँगी। आई एम ग्लैड दिस पार्सल ऑफ वूअर्स आर सो रीज़नेबल।" मुझे देखकर खुशी होती है कि ये जो विवाह के इच्छुक लोग आते हैं, वूअर वूअर होता है विवाह के इच्छुक लोग, राइट? पार्सल मैंने ये जो समूह है इनका, आर सो रीज़नेबल कि ये इतने बुद्धिमान लोग हैं,
For there is not one among them, but I date on his very absence, and I pray God grant them a fair departure. देखिए, एक्चुअली इन्होंने ना उन पे ताना मारा है। देखिए वो आगे क्या कहती हैं। आई एम ग्लैड दिस पार्सल ऑफ वर्ड्स आर सो रीजनेबल। मुझे खुशी है ये देखकर कि ये जो मेरे विवाह करने के इच्छुक लोग हैं, इनकी बुद्धि का स्तर ये है, राइट? अब आगे बढ़िए वो क्या कहती हैं। फ़ॉर देयर इज़ यानी कि वो कह रही है कि ये साधारण दर्जे के लोग हैं उसके हिसाब से। फ़ॉर क्योंकि देयर इज़ नॉट वन अमंग देम उनमें से कोई भी एक भी ऐसा नहीं है बट आई डेट ऑन हिज वेरी एब्सेंस इस जिसके खाली लौट जाने का मुझे गम हो एंड आई प्रे गॉड ग्रांट देम फेयर डिपार्चर और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इनको ठीक ठाक यहाँ से ले जाए। फेयर डिपार्चर का मतलब है वो चुपचाप अच्छी अच्छी तरह से जैसे मेहमान घर से जाते हैं वैसे चुपचाप इज्जत के साथ निकल जाए यहाँ से और एब्सेंस का मतलब भी ऊपर चले जाना होता है। एक बार मैं पुनः पढ़ रहा हूँ इसको, मेरे ख़्याल से हमने काफ़ी इधर-उधर की बातें इसमें की हैं, तो आपका ध्यान इधर-उधर चला गया होगा। इफ आई लिव टू बी एज़ ओल्ड एज़ सिबिला चाहे मेरी आयु कितनी भी क्यों न हो जाए, चाहे मैं अत्यंत वृद्धा क्यों न हो जाऊँ, आई विल डाई एज़ चेस्ट एज़ डायना। तो मैं डायना की तरह ब्रह्मचारिणी रहकर जीवन बिताऊँगी, अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माय फादर्स विल। अगर मेरे पिता की इच्छा के अनुरूप स्वयंवर के माध्यम से मेरा परिणय अथवा विवाह नहीं होता है। आई एम ग्लैड दिस पार्सल ऑफ वर्ड्स आर सो रीज़नेबल। मुझे ये देखकर खुशी होती है, मैं बिल्कुल साधारण करके बता रहा हूँ। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि ये जो विवाह के इच्छुक लोग मेरे लिए आए हुए हैं, वे बस ठीक-ठाक ही हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वो इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं। फॉर देयर इज़ नॉट वन अमंग देम बट आई डेट ऑन हिज वेरी एब्सेंस। उनमें से क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो मुझे इतना भाया हो कि जिसके खाली लौट जाने का मुझे कोई गम हो। एंड आई प्रे गॉड ग्रांट देम फेयर डिपार्चर और मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनको इज्जत के साथ अच्छी तरह यहाँ से विदाई करके ले जाए। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं पढ़ रहा हूँ। इन दीज़ लाइन्स इन पंक्तियों में पोर्शिया सेज़ दैट पोर्शिया कहती है कि इफ शी इज़ नॉट वन बाय एनी शूटर अगर उसको जीतने में कोई भी विवाह का इच्छुक व्यक्ति सफल नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल उसके पिता के इच्छा के हिसाब से शी विल डाई एज़ ओल्ड अनमैरिड गर्ल एक अविवाहित कन्या के रूप में ही मर जाएगी। शी हिंट्स दैट शी डज़ नॉट लाइक एनी ऑफ द सूटर्स वह ये संकेत देती है कि वह किसी भी विवाह के इच्छुक इच्छुक व्यक्ति को जितने भी अभी तक आए हैं, उनको पसंद नहीं करती है। She is glad that many of the suitors have not tried to meet before the fixed date. वह ये देखकर खुश होती है कि ज़्यादातर ये जो विवाह के इच्छुक लोग हैं, उन्होंने निर्धारित तिथि से पहले उससे मिलने का प्रयास नहीं किया है। अब ये अनसन कोई चीज़ आई है, ऊपर की लाइनों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। She wishes that everywhere not there ये भी कोई ख़ास बात नहीं। मेरे ख़्याल से ये अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। आप जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, वैसा आप लिखें। शी ऑल्सो विशेस दैट दे शुड रिटर्न टू देयर होम सेफली। वे ये भी इच्छा जताती हैं कि वे सुरक्षित रूप से अपने घरों को लौट जाएँ। अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पैसेज नंबर 7 पढ़ रहा हूँ बच्चों। असाइड एक तरफ होकर, हाउ लाइक ए फॉनिंग बबलिकन ही लुक्स वह चोरियाँ चलाए हुए एक शराब के ठेकेदार की तरह दिखता है। देखिए, ये संवाद आया है शाइलोक की तरफ से। शाइलोक एंटोनियो को देखकर इस तरह की बातें बोलते हैं और असाइड में बोलते हैं, मतलब दर्शकों के लिए बोलते हैं और जबकि मंच पर दूसरे लोग भी हैं, पर वो ये मानते हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि हमें नहीं पता शाइलोक दर्शकों से मुखातिब होकर कुछ कह रहा है, राइट? इस प्रकार की स्थिति है। मतलब शाइलोक के मन में क्या है, वो शाइलोक दूसरे पात्रों से छिपाते हुए
एंटोनियो जैसे पात्रों से छुपाते हुए दर्शकों को बता रहे हैं कि मैं एंटोनियो के बारे में क्या सोच रहा हूँ, असाइज का ये मतलब है। अब पढ़ते हैं। How like a fawning publican he looks. I hate him for he is a Christian, but more for that. In low simplicity, he lends out money, gratis, and brings down the rate of eugenes here with us in Venice. शाइलोक एंटोनियो के बारे में बोल रहे हैं बच्चों और वो कह रहे हैं हाउ लाइक ए फोनिंग अ पब्लिकन ही लुक्स मतलब उसकी शकल से ही शाइलोक को नफरत है। देखिए वो क्या कर रहे हैं। देखिए, देखिए वह कैसे एक तोरिया चढ़ाए हुए शराब के ठेकेदार की तरह दिखता है। जीवन के 2 अर्थ हैं बच्चों। एक तो होता है शराब का ठेकेदार और दूसरा होता है टैक्स उगाहने वाला अधिकारी। तो आप दोनों में से जिसको लेना चाहो, मुझे लगा कि शराब का ठेकेदार शायद ठीक रहेगा क्योंकि वह बिल्कुल पूरी तरह मखौल उड़ाने वाला उसको मखौल उड़ाने वाले तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। हाउ लाइक ए फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स देखो देखो वह कैसे एक शराब के ठेकेदार की तरह जिसने अपनी चोरियां चढ़ाई हुई हों ऐसे लग रहा है। आई हेट हिम मैं उससे घृणा करता हूँ और ही इज ए क्रिश्चियन क्योंकि वह एक ईसाई है बट मोर फॉर दैट इन लो सिंपलिसिटी परंतु इस कारण के चलते और ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि इन लो सिंपलिसिटी बहुत भोलेपन में ये लैंड्स आउट मनी ग्रेटिस वह लोगों को धन बिना किसी ब्याज के उधार देता है। ग्रेटिस का मतलब है यूं ही मुफ्त में देना कोई चीज और लैंड का मतलब है उधार देना। मुफ्त में उधार देने का अभिप्राय हुआ है बिना ब्याज के उधार देना। एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूजेंस और ब्याज की दरों को नीचे उसने नीचे कर दिया है हियर विद अस इन वेनिस यहाँ वेनिस में हम जैसे लोगों के लिए जो ब्याज पर हम उधार देते हैं। यूजर्स कहते हैं ब्याज को। अब देखिए कुछ पूछना है, एक बार फिर से पढ़ा रहा हूँ चलते-चलते। असाइड एक तरफ होकर यानी कि दर्शकों को मुखातिब होकर शायलोक क्या कह रहे हैं। हाउ लाइक ए फॉनिंग पब्लिक नहीं लुक्स देखो देखो वह कैसे एक चोरिया चलाए हुए शराब के ठेकेदार की तरह दिखता है। आई हेट हिम फॉर इज क्रिश्चियन मुझे से घृणा है क्योंकि वह एक ईसाई है बट मोर फॉर दैट इन लो सिंपलिसिटी परंतु इस कारण के चलते उससे मुझे ज्यादा घृणा होती है क्योंकि वह बहुत ही स्टूपिड मूर्ख प्रकार का एक सीधा व्यक्ति है। ही लैंड्स आउट मनी ग्रेटिस और वह बिना ब्याज लिए मुफ्त में धन उधार देता है एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूजर्स हियर विद अस इन वेनिस और ब्याज दरों को हम जैसे ब्याज खोरों के लिए जो यहाँ वेनिस में काम करते हैं उनके ब्याज की दरों को वह नीचे करने का एक कारण बना हुआ है उनको नीचे करने का एक काम करता है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ इन दीज लाइन्स इन पंक्तियों में शाइलोक टॉक्स टू हिमसेल्फ शाइलोक स्वयं से बातें कर रहा है मतलब अपने मन की बात दर्शकों तक पहुंचा रहा है। He says that वह कहता है कि एंटोनियो इज द पर्सन हु हैज ऑफ्टन रोब्ड हिम आपको एंटोनियो वह व्यक्ति है जिसने प्राय उसको लूटा हुआ है जो मैंने लूटना होता है बट नाउ ही इज इन नीड परंतु अब वह आवश्यकता में है जरूरत के समय में फंसा हुआ है। ही हैज कम टू रिक्वेस्ट फॉर लोन वह एक ऋण मांगने के लिए उसके पास आया है। शाइलोक सेज दैट शाइलोक कहता है कि ही हेट्स एंटोनियो बिकॉज ही इज ए क्रिश्चियन उसे एंटोनियो से नफ़रत है क्योंकि वह एक ईसाई है, बट मोर दैन दैट परंतु उससे भी अधिक शाइलोक हेट्स हिम बिकॉज़ शाइलोक उसे घृणा करता है क्योंकि एंटोनियो ऑफ्टन लेंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट एंटोनियो प्राय बिना किसी ब्याज के धन उधार देता है। बिकॉज़ ऑफ दिस इस कारण के चलते द इंटरेस्ट रेट्स इन वेनिस आर लोवर्ड एंड शाइलोक्स बिज़नेस सफर्स वेनिस में जो ब्याज की दरें हैं, वो कम हो गई हैं और साइलर के व्यवसाय को इससे क्षति या चोट पहुँची है। आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो। कुछ नहीं पूछना बच्चों। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी?
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप ये पैसेजेज़ पढ़ लें। ये 70 के आस-पास कुछ पैसेजेज़ दिए गए हैं आपकी बुक में। तो हमें 10, 12, 15 दिन तो लग ही जाएँगे बस रीडिंग में। ठीक है, कोई मुझे लगेगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है तो अलग बात है, नहीं तो हमने सारे ही पढ़ने हैं। टेक्स्ट हम लाइन टू लाइन पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा पूरा सेमेस्टर उसी में चला जाएगा हमारा। लगा लो बेटा। मतलब मेरे आप लोग आपस में बातें कर लो, आप लोगों को पता होगा बेटा, मेरे को तो पता नहीं इस बारे में। और अगर आपको ये पीरियड सूट नहीं करता है ना, तो 12:45 पे लगा लिया करो। ठीक है बेटा, तो हम डेढ़ बजे रोज़ लगाएँगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।